हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इसरो द्वारा 15 सितंबर को 2025 को लॉन्च किए जाने वाले ब्लू बार्ड 6 मिशन के बारे में। तो पहले हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो क्या है ब्लू बार्ड 6 और क्यों ये महत्वपूर्ण है। तो ब्लू बार्ड 6 आस्ट स्पेस मोबाइल यानी अमेरिकी कंपनी द्वारा निर्मित अगली पीढ़ी का एक बड़ा लो अर्थ ऑर्बिट यानी जिसको हम एलईओ कहते हैं, वो कमर्शियल कम्युनिकेशन उपग्रह है। यह कंपनी का ब्लॉक 2 मॉडल बताया जा रहा है, जिसे बड़े फील्ड एरिया में कम्युनिकेशन पैनलों के साथ डिजाइन किया गया है ताकि सीधे मोबाइल फोन तक ब्रॉडबैंड पहुंचाया जा सके, तो बिना स्थानीय सेट टावर के द्वारा। तो ब्लू बार्ड 6 का बोला गया है कि इसका वजन है 6500 kg यानी 6.5 टन है, जो इसे इसरो द्वारा किसी अमेरिकी वाणिज्यिक यानी एलईओ सैटेलाइट के रूप में संभाले गए हैं अब तक के सबसे भारी उपग्रह में डालता है। तो लॉन्च के लिए ये लक्ष्य तिथि होगा 15 दिसंबर 2025 को। तो हालांकि कुछ रिपोर्टों में शेड्यूल स्लिप बैकअप यानी तिथियां भी चर्चा में आई है। तो पहले हम तकनीक विशेषता के बारे में जान लेते हैं। तो वजन और आकार क्या हो सकता है। तो ब्लू बार्ड 6 लगभग 6.5 टन बताई जा रही है, जो एलईओ में भेजे जाने वाले वाणिज्यिक उपग्रहों के लिए असामान्य रूप से भारी है। इसका आकार ज्यादातर इसके विशाल फील्ड एरिया पैनल को कारण बताया जा रहा है, जिनका कुल फैलाव एएसटी के विवरण के अनुसार लगभग 2400 वर्ग फुट के आसपास हो सकता है, जो एलईओ में वाणिज्यिक फील्ड एरिया में संदर्भ के साथ बहुत बड़ा माना जा सकता है। उसके बाद कम्युनिकेशन उपकरण। तो उपग्रह के पैनलों में बहुत बड़ा फेस्ट एरिया शामिल है, जो डायरेक्ट टू मोबाइल कनेक्शन के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब सामान्य सेल फोन के साथ सीधे संचार संभव बनाने की क्षमता बना सकता है। यानी एएसटी के दावों के अनुसार ब्लॉक 2 ब्लू बार्ड्स पिछली पीढ़ियों की तुलना में 3.5 बड़े गुना में एरिया में फैलेंगी और 10 गुना अधिक डेटा कैपेसिटी दे सकता है। उसके बाद ऑर्बिट और मिशन प्रकार के बारे में जान लेते हैं। तो ये एलईओ उपग्रह होंगे जो अपेक्षित ऊंचाई और यातायात यानी ऑर्बिटल पैरामीटर्स हर सैटेलाइट पर मिशन विशिष्ट होता है। पर एएसटी के नेटवर्क विजन में ये कोई लो लिविंग उपग्रह का इंस्ट्रक्शन यानी कंस्ट्रक्शन कर एक बेसिक मोबाइल बैंडबस्टिक नेटवर्क बनाता है। इनका लक्ष्य होगा कि 45 से 60 उपग्रह 2026 तक पहुंचाया जाएगा। उसके बाद रॉकेट और लॉन्च साइट के बारे में जान लेते हैं। तो लॉन्च वाहन की बात करें तो इसरो का LVM-3, जिसका हम लॉन्च व्हीकल मार्क 3 कहते हैं, जिसे बाहुबली के नाम के रूप में भी जाने जाते हैं, यह इसरो का सबसे शक्तिशाली क्रियान्वित शॉट है और एलईओ में भारी पेलोड देने में सक्षम है। तो लॉन्च साइट की बात करें तो सतीश धवन स्पेस सेंटर में, जो कि श्री हरिकोटा में आंध्र प्रदेश में है, न्यू स्पेस कमर्शियल ट्रांजैक्शन के माध्यम से मैनेज हो रही है। उसके बाद व्यावसायिक और टेक्नोलॉजी में असर क्या होगा। तो सीधे फोन ब्रॉडबैंड यानी वास्तविक अर्थ क्या हो सकता है। तो डायरेक्ट टू सेल में हो सकता है। अगर ब्लू बार्ड 6 सफलतापूर्वक काम करता है तो यह एएसटी के D2M यानी डायरेक्ट टू मोबाइल प्रोटोकॉल को लॉक स्टेप आगे बढ़ा सकता है। तो छोटे या दूर दराज के इलाकों में यहाँ पारंपरिक 4G 5G नेटवर्क नहीं है, तो वहाँ भी उपयोगकर्ताओं को सीधे अपने मोबाइल से डेटा और वॉइस सर्विस मिल सकते हैं। इससे ग्रामीण कवर हो सकेगा, समुद्री क्षेत्र में और पहाड़ी इलाकों और आपदा प्रवण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की समस्या काफ़ी हद तक कम हो सकती है। उसके बाद टेलीकॉम इकोसिस्टम का बदलाव भी हो सकता है। तो मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर जैसे AT&T, वेरिजोन और अन्य वैश्विक पार्टनर्स जैसे एएसटी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। ब्लू बार्ड 6 जैसे उपग्रह से ऑपरेटर बिना नए टावर लगाए सेवा क्षेत्र बढ़ा सकते हैं या आपातकालिक या ऑन डिमांड कनेक्टिविटी प्रदान कर सकते हैं।
यह पारंपरिक टावर आधारित कैपेक्स यानी मॉडल को चुनौती दे सकता है और नेटवर्क डिजाइन में नई रणनीतिक लाने पर भी मजबूर कर सकता है। उसके बाद स्पेस विनिर्माण और लॉन्च मार्केट में भारत की भूमिका क्या होगा। तो इसरो या NSIL द्वारा इतना भारी अमेरिकी वाणिज्यिक पेलोड लॉन्च करना भारत के लिए कमर्शियल लॉन्च वैल्यू प्रोपोजिशन को बढ़ाता है। यह संकेत देता है कि LVM-3 अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उपग्रह के लिए भरोसेमंद और आर्थिक विकल्प बनता जा रहा है। तो वैकल्पिक विकल्प भी हो सकते हैं जैसे स्पेस एक्स, फाल्कन, एरियन स्पेस, ये सब के। तो इसके साथ प्रतिस्पर्धा में यह भारत को मजबूत स्थिति दे सकता है और भू आर्थिक स्पेस व्यवहार में नई सौदे का रास्ता भी खोल सकेगा। उसके बाद रणनीतिक और भू राजनीतिक मायने क्या रखता है। तो इंडो अमेरिकन सहयोग का प्रतीक बन सकता है। अमेरिकी कंपनी का सैटेलाइट भारतीय रॉकेट से उड़ना तकनीक और वाणिज्यिक भरोसे का संकेत है। इससे दो तरफा विश्वास, लाइसेंसिंग और स्पेस जीवन सहयोग के मौके पर बढ़ोतरी हो सकता है, विशेषकर जब अमेरिका भी विदेशी लॉन्च स्रोतों पर संवेदनशील नीति विचार रखता है। तो उसके बाद स्पेक्ट्रम रजिस्ट्री और अंतर्राष्ट्रीय नियम के बारे में जानते हैं। तो ऐसे मिशन में स्पेक्ट्रम एलोकेशन और ITU कोऑर्डिनेशन और अमेरिकी FCC या अन्य नियामक स्वीकृतियां महत्वपूर्ण रही है। तो AST को अपने साझेदारों के साथ ये मंजूरियां लेनी थी। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का यह पहलू नीति निर्देशक स्तर पर भी चर्चा का विषय रहेगा। उसके बाद प्रतिस्पर्धा परिदृश्य होगा। तो AST का D2M मॉडल स्पेस बैंड इंटरनेट या कनेक्टिविटी के बाजार में स्पेस एक्स, स्टारलिंक, OneWeb और अन्य खिलाड़ियों से अलग अलग तरह का प्रस्ताव रखता है। तो स्टारलिंक वस्तुतः ग्राहक डिश टर्मिनल आधारित हाई थ्रूपुट यानी इंटरनेट दे रहा है, जबकि AST का लक्ष्य बिना किसी अतिरिक्त हार्डवेयर के सीधे मोबाइल फोन तक पहुंचाया जा सकता है। हर मॉडल की अपनी ताकत और सीमाएं होती हैं और ब्लूबर्ड 6 की सफलता AST के बिजनेस केस को परखने का बड़ा अवसर मिलता है। उसके बाद आर्थिक पहलू के बारे में जान लेते हैं। लागत कितने होगा, राजस्व और निवेश प्रभाव के बारे में। तो पहले तो लॉन्च कॉन्ट्रैक्ट और राजस्व के बारे में जान लेते हैं। तो इसरो या NSIL के लिए ऐसे बड़े वाणिज्यिक लॉन्च से सीधे राजस्व आता है। न सिर्फ लॉन्च फीस बल्कि सपोर्ट सर्विसेज, पेलोड इंटीग्रेशन और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी फीस भी। तो AST के पास पहले से MNOS के साथ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कमिटमेंट है जो निवेशकों के लिए इसे आकर्षक बनाता है। उसके बाद AST के निवेश नुमा असर भी दिखता है। तो AST की शेयर मूवमेंट और वित्तीय मार्केट में धाराएं यानी ब्लूबर्ड 6 रिलीज शेड्यूल पर संवेदनशील दिखी है। तो लॉन्च समाचार से निवेशकों का रुझान बदल सकता है, जैसे AST या स्टॉक में उतार चढ़ाव रिपोर्टेड लगातार आ रही है। तो ब्लूबर्ड 6 की सफल परियोजना से AST के कवरेज नेटवर्क और सब्सक्रिप्शन आधारित राजस्व उत्पन्न हो सकता है। उसके बाद भारत के लिए कॉर्पोरेट लाभ क्या हो सकता है। तो इसरो या NSIL की बढ़ती कमर्शियल लॉन्च क्षमताओं से राज्य के संसाधनों का प्राइवेट सेक्टर के साथ उपयोग बढ़ सकेगा। लॉन्च सर्विस एक्सपोर्ट से विदेशी मुद्रा और स्पेस इंडस्ट्री इकोसिस्टम जैसे स्थानीय सप्लायर्स, इंजीनियरिंग सर्विसेज को लाभ मिल सकेगा। उसके बाद ऑपरेशन रिस्क और चुनौतियां भी होता है, जैसे शेड्यूल डिलेज और लॉन्च रीशेड्यूलिंग भी होता है। हाल की कुछ रिपोर्ट में बताया गया है कि ब्लूबर्ड 6 के लॉन्च में शेड्यूल परिवर्तन यानी देर हुई है। तो जैसे कुछ आउटलेट्स ने तारीख को 15 दिसंबर से आगे बढ़ाकर 20 दिसंबर जैसी बैकअप तारीखों का जिक्र भी किया है। तो तकनीकी की बात करें या मौसम या पेलोड रेडीनेस कारणों से हो, इसरो और AST दोनों के लिए तैयारियां फ्लेक्सिबल रहनी चाहिए, यानी फ्लेक्सिबल रहेगा। उसके बाद इंटीग्रेशन रिस्क भी होता है। तो बड़े एरे के शारीरिक और थर्मल स्क्यू के बारे में
और वाइब्रेशन के दौरान संचालनात्मक तनाव हो सकता है और रॉकेट फेयरिंग से फिटनेस से जुड़ी तकनीकी चुनौतियां अधिक होंगी। तो इन सब का समाधान पेलोड इंटीग्रेशन के समय विस्तार से परीक्षण हो सकेगा। उसके बाद स्पेस सुरक्षा और डिब्रीज के बारे में जान लेते हैं। तो एलईओ में बड़े बड़े पैनल और अनोखी आकृतियां स्पेस डिब्रीज के लिए संवेदनशील हो सकता है। टकराव से पैनल क्षतिग्रस्त हो सकता है, यानी एएसटी यानी इसरो दोनों को कोलिजन एवॉइडेंस के साथ ट्रैकिंग और एंड ऑफ लाइफ प्लानिंग पर ध्यान देना होगा। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंतास्पद विषय है। उसके बाद नियामक और कानूनी विचार के बारे में जान लेते हैं। तो लाइसेंस और स्पेक्ट्रम अनुमति क्या है? तो एएसटी को उपग्रह के लिए अमेरिकी रेगुलेटिंग और अंतर्राष्ट्रीय और से भी स्पेक्ट्रम तथा संचालन अनुमति जरूरी थी। तो साथ ही भारत आधारित लॉन्च के लिए दो तरफा परमिशन यानी अनुबंध की जरूरत पड़ी होगी। तो ऐसे मामलों में सैन्य और सुरक्षा चिंताओं का भी आकलन हो सकता है। उसके बाद डेटा प्राइवेसी और सर्विस रूल्स के भी है। तो डायरेक्ट टू फोन सेवाएं जहां जहां उपलब्ध होगी वहां डेटा रूटिंग, लॉगिंग और उपयोगकर्ता यानी डेटा प्राइवेसी से जुड़ी नियमों का पालन आवश्यक होगा। तो हर देश के भीतर ये नियम अलग अलग होता है। तो एएसटी को स्थानीय एमएनएस के साथ कंप्लायंस सुनिश्चित करना होगा। उसके बाद संभावित परिणाम क्या हो सकता है अगर सफल लॉन्च होता है? तो एएसटी के नेटवर्क विजन को मजबूती मिलेगी। जैसे ब्लॉक 2 को सफलता से एएसटी के 45 से 60 उपग्रह के लक्ष्य को गति मिलेगी और बेसिक D2M कवरेज जल्दी बड़ा हो सकेगा। उसके बाद इसरो एनएसआईएल की बाजार की प्रस्थिति बढ़ जाएगी। तो भारत वाणिज्यिक लॉन्च मार्केट में और भरोसेमंद विकल्प के रूप में उभर सकेगा। टेलीकॉम ऑपरेटरों के विकल्प भी बढ़ेंगे, जैसे ऑपरेटर दूरभाष कंपनीजेशन में बैराघाटी और कॉलबैक सेवाओं के लिए भी उपग्रह और पार्टनरशिप कर सकेगा। उसके बाद अगर लॉन्च में देरी हुआ या असफल रहा तो क्या हो सकता है? तो एएसटी की समय सीमा पर असर होगा, जैसे नियोजित नेटवर्क रोल आउट में देरी हो सकेगा और कॉन्ट्रैक्ट राजस्व की समय सारणी भी प्रभावित हो सकता है। उसके बाद निवेशक विश्वास भी कम होगा। तो असफल या बारंबार देरी से निवेशक दृष्टिकोण नकारात्मक हो सकता है। उसके बाद इंटरनेशनल भरोसा भी उठ जाएगा। तो अगर तकनीक या ऑपरेशन कारणों से समस्या आई तो इससे पार्टनरशिप आधारित देनदारियों के व्यवस्थापन में भी तनाव आ सकता है। उसके बाद समय रेखा और अगले कदम क्या हो सकते हैं? तो पेलोड इंटीग्रेशन और शिपमेंट के बात करें तो एएसटी ने रिपोर्ट किया है कि ब्लू बर्ड 6 का असेंबल पूरा हो चुका है और वह शिपमेंट हेतु भेजा गया है, जो कि अक्टूबर 2025 तक नए खुले विवरण के तहत कहा गया है। उसके बाद लॉन्च प्रेस और काउंटडाउन क्या हो सकता है? तो LVM-3 के साथ अंतिम गो न गो चेक यानी मौसम विंडो, रेंज क्लियरेंस और पेलोड हैंडओवर होते हैं। तो इसरो और एनएसआईएल का लाइव स्ट्रीम और मीडिया अपडेट आमतौर पर लॉन्च के करीब ही सार्वजनिक किया जा सकता है। तो उसके बाद निष्कर्ष, तो साल में क्या मायने रखता है? तो ब्लू बर्ड 6 मिशन न केवल एएसटी स्पेस मोबाइल के लिए एक टेक न्यू अचीवमेंट हो सकता है, बल्कि इसरो या एनएसआईएल के लिए भी वाणिज्यिक लॉन्च समर्थन क्षमता का बड़ा प्रमोशन हो सकता है। सफल परियोजनाओं से वैश्विक मोबाइल ब्रॉडबैंड में नई संभावनाएं खुलती है, जैसे दूरसंचार कंपनियों को नया विकल्प मिल सकता है, ग्रामीण आपदा क्षेत्रों को कनेक्टिविटी मिल सकता है और भारतीय लॉन्च सेवा क्षेत्र को और भी व्यावसायिक लाभ मिल सकता है। दूसरी ओर बात करें तो तकनीकी जोखिम हो सकता है, नियामक मुद्दे हो सकता है और ऑर्बिटिक डिसबीज जैसी चुनौतियां भी मौजूद है, जिन्हें प्रबंधन करना होगा। तो जारी रिपोर्ट के मुताबिक लक्ष्य स्थिति 15 दिसंबर 2025 रही है, पर कुछ स्रोतों ने बैकअप या हल्की सी देरी जैसे 20 दिसंबर का उल्लेख भी रिपोर्ट में कहा गया है। तो इसीलिए अंतिम पुष्टिकरण के लिए इसरो या एएसटी के आधिकारिक प्रेस रिलीज और लाइव लॉन्च अपडेट देखना जरूरी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें
बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।